नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज ये ऑप्टिक्स का आखिरी लेक्चर होने वाला है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इसके अलावा अब तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट अलग-अलग क्लासेस में आपको बताए हैं, उन कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस मतलब आपसे मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है क्या होते हैं? वह समतल अवतल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं या बेलनाकार लेंस होते हैं। देखिए मैंने आपको लेंस मेनली टू टाइप के बताए थे। पहला था उत्तल लेंस, मैंने एक आपको बताया था जो इस तरह से बनता है, ठीक है? और दूसरा मैंने आपको बताया था अवतल लेंस जो इस तरह से बनता है। और दोनों की अलग-अलग कंडीशंस भी मैंने मैंने आपको बताई थी। ये F1 होता है, ये C1 होता है और यहाँ पर F2 या C2 नाम दूसरे भी दे सकते हो आप। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेनली 7 कंडीशन होती हैं जिनमें प्रतिबिंब बनता है। जिनमें से 5 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैंने आपको बताई थी। उनमें से 2 थे जिनमें कि छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये होता है स्मॉल। यहाँ पर वक्रता केंद्र पर मैंने आपको बताया था कि बराबर प्रतिबिंब बनता है वस्तु के और उल्टा बनता है और वास्तविक होता है रियल, ठीक है ना? ये भी रियल होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो कि बड़ा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना? ये दोनों कंडीशन। तो उत्तल लेंस को हम आवर्धक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, पहली बात तो। इसमें बनते हैं आभासी प्रतिबिंब। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो एक किरण इस तरफ गई, दूसरी जब उसी ऑब्जेक्ट से दूसरी किरण निकली इधर से होते हुए, तो वो इस किरण के समांतर ऐसे चलेगी। इन जब किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरह से, जब हम किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएँगे, तो ये कहीं जाकर कट करेंगी। जिसकी वजह से इनमें वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि सीधा, इमेजिनरी और आभासी, छोटा, है ना? स्मॉल। इसलिए आवर्धक लेंस की तरह आप उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इन दोनों कंडीशंस में, कंडीशन नंबर 4 और 5 की वजह से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? आपको इसमें सही आंसर बताना है। पहला है, मुख कोटर की जाँच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मुँह की जाँच के लिए। दूसरा, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या तीसरा, उत्तल दर्पणों की हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि हजामत बनाने के लिए कौन-सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि परावर्तक के लिए कौन-सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। पिछले लेक्चर्स में हम ये कवर कर चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंडोस्कोपी के लिए कौन-सी क्रिया काम करती है या कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर, नोज़ और नेक स्पेशलिस्ट होते हैं, थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो किस तरह के दर्पण का उपयोग करते हैं शरीर के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम शरीर के अंदर की चीज़ें देख रहे हैं, बारीक चीज़ें देख रहे हैं, तो हमें एक ऐसे दर्पण की ज़रूरत है जो प्रतिबिंब को छोटे से बड़ा करके दिखाए। यहाँ पर छोटा है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करेंगे जो कि बड़ा करके दिखाए, ठीक है ना? वस्तुओं को। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण क्योंकि बड़ा करके दिखाता है। वहीं अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो वो छोटा करके दिखाता है, ठीक है? प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की यहाँ पर बात की जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है क्या वो प्रकाश के विवर्तन पर कार्य करता है, अपवर्तन पर कार्य करता है, प्रकाश के ध्रुवण पर कार्य करता है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार इसे TIR भी लिख कर दे देते हैं तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये चीज आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति गति से चलता है, इसका रीजन क्या है?
पिछले लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन एक डिस्कस किया गया था, इसे हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आपके ऑप्शन है वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। आपको बताना है वायु का अपवर्तनांक मतलब कि म्यू यार क्या कम होता है कांच के अपवर्तनांक से। दूसरा, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। दूसरा, इसका रेसिप्रोकल। तीसरा, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है। घनत्व को हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर रो से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे बोलते हैं रो, है ना। आपको बताना है कि जो कांच का घनत्व होता है वह वायु के घनत्व से अधिक होता है क्या, इस तरह से वायु घनत्व से अधिक होता है। तीसरा, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, रेसिप्रोकल आपसे पूछा गया है। देखिए, अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो एयर का होता है 1.0 सॉरी 0 हाँ 1.00001 इस तरह से होता है। और अगर हम गिलास की बात करते हैं तो 1.5 लिया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें प्रो फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं, दिया हुआ है ऑप्शन में, फोटोन्स कहते हैं। और ये बताया किसने था, ये बताया था आइंस्टाइन ने। ठीक है ना, आइंस्टाइन ने बताया था इसे। ठीक है, चलिए, आज के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम प्रकाश से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो आपको पिछली क्लासेस में बताया गया है। हम सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को कि विबग्योर क्या होता है, एनर्जी और विकिरण वगैरह क्या होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, विचलन कैसे होता है, इस क्रम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम देखेंगे TIR। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा, हम देखेंगे कि कब वस्तु छोटी और बड़ी दिखाई देती है, जब हम उसे पानी में डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज देखनी है, हम इसमें देखेंगे कि लेंस। ठीक है ना, हम लेंस पढ़ेंगे आज। ओके, ये तीन चीजें हमें मेनली देखनी है, फॉर्मूले भी हम इसके देखेंगे। देखिए, विव की ओर में मैंने आपको बताया था कई चीज होती है। सबसे पहले तो आपको इनका ऑर्डर होना चाहिए पता कि इनका कलर क्या होता है। ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, कंफ्यूज मत होना है ना, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। दूसरा, आपको देखना है प्रकीर्णन का क्रम क्या होता है। प्रकीर्णन किसमें ज्यादा होगा, जब आप प्रकीर्णन वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो घटेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, आपको याद रखना है विचलन। ठीक है ना, विचलन आपको याद रखना है, किसमें ज्यादा होगा, जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे विचलन, तो ये भी घटेगा। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है इसमें ऊर्जा। ऊर्जा को बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा। जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो आवृत्ति में ऐसा होता है, जब आर की तरफ जाओगे तो आवृत्ति घटेगी, क्योंकि आवृत्ति को अगर हम एफ माने तो आवृत्ति समानुपाती होती है 1/लैम्डा के। अगर लैम्डा बढ़ता है तो आवृत्ति घटेगी। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी को देखेंगे, एनर्जी देखते हैं। एनर्जी देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = H × न्यू। एच कांस्टेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये न्यू के समानुपाती होता है, आवृत्ति के, या 1/लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आप भी से रेड की तरफ जाओगे तो लैम्डा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लैम्डा बढ़ने की वजह से ऊर्जा कम हो जाएगी। अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा घटेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं, अभी TIR को रहने देंगे, दोबारा से कर लेंगे, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं एनर्जी के बाद ताप की, यहीं पर हम बात करते हैं ताप की, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर तो टेम्परेचर ताप के समानुपाती समानुपाती होता है। जितना ज्यादा ताप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी के समानुपाती होता है। तो अगर भी से आर तक जाने पर एनर्जी घट रही तो टेम्परेचर भी घटेगा। और इसी चीज से हम निकाल सकते हैं तारों का कलर, तारों का रंग, इसी चीज से हम निकाल सकते हैं। जो ठंडा तारा होगा, मैंने आपको बताया था एनर्जी कम है, ठंडा तारा है, तारों का रंग, अगर तारा ठंडा है तो लाल कलर का होगा।
लाल दिखेगा। अगर तारा बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा, है ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, तो वो ब्लू दिखता है। ब्लू याद होना चाहिए, ब्लू दिखेगा। वहीं अगर नॉर्मल गर्म है, बस गर्म है, तो कैसा दिखेगा? ऑरेंज। ऑरेंज से येलो या व्हाइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज संबंधित है। इसमें से ही हम देखेंगे कि इंद्रधनुष भी बनता है। हमने पढ़ा था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किन प्रक्रियाओं के कारण बनता है? तो देखिए, एक तो आप लगा सकते हो अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया के कारण। ठीक है ना, अपवर्तन परावर्तन की क्रिया के कारण बनता है। या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है इसमें, ये भी आपको लिखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये चीज भी आपको लिखनी है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नीचे होता है और कौन सा रंग ऊपर होता है। तो नीचे की तरफ होता है, डाउन डायरेक्शन में होता है, वायलेट। ठीक है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष की बात हो रही है। और अपवर्ड डायरेक्शन में होता है रेड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या कहलाता है? परिक्षेप। परिक्षेप, रंगों का परिक्षेप हो गया यहाँ पर, इस वजह से इंद्रधनुष बनता है। रंगों के परिक्षेप, रंगों के परिक्षेप क्या कहलाता है? इसका मतलब यह है कि अलग अलग श्वेत प्रकाश का या सनलाइट का अवयवी रंगों में बट जाना। अवयवी रंगों में विभाजित होना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विभाजित होना। ओके, अब देखिए, अगला हम यहाँ पर देखेंगे टी आई आर। टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है? देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन आपको सबसे पहले याद रखनी है कि जो प्रकाश किरण होती है वो डेंस से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है ना, डेंस को हम सघन बोलते हैं, तो सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन होती है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। ये चीजें आपको याद रखनी है ना, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके कई प्रयोग होते हैं। पहली बात तो जो मारीचिका बनती है, आप देखते हो मारीचिका, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। हीरे का चमकना, डायमंड, डायमंड का चमकना, डायमंड का चमकना भी प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस चीज पर आधारित होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर आधारित होते हैं टीआईआर पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये होता है टीआईआर से संबंधित, जो आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर आप आगे बढ़ो तो आप अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, इन सब चीजों को आप जानते हैं। मैंने पहले क्लास में बताया था आपको विवर्तन क्या कहलाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत, एक होती है तरंग प्रकृति, दूसरी होती है कण प्रकृति। कण प्रकृति के बारे में बताया था न्यूटन ने, और तरंग प्रकृति के बारे में बताया था हाइगन ने। इन्होंने बताया था। इस वजह से प्रकाश की प्रकृति द्वैत हो जाती है। ठीक है, कण सिद्धांत, प्रकाश के कण सिद्धांत का प्रैक्टिकल प्रयोग किससे मिलता है? वो मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसकी पुष्टि होती है। और ये किसने दिया था? ये दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने दिया था, और इस चीज के लिए आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था। एक और फॉर्मूला है आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो अलग है, वो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है उसे भी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर्मूला है। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है वो, जो आइंस्टाइन ने दिया था। फोटोन की ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इससे आप ले सकते हो। इसके अलावा E इज इक्वल टू एच न्यू, ये ले सकते हो, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा के। ये होती है फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला देखते हैं हम। अगले में आपको ये याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये रेयर है, ये डेंस मीडियम है, और ये है रेयर मीडियम। ठीक है ना, तो जब प्रकाश किरण डेंस से रेयर में जाएगी तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। दूसरा सेम चीज हम देखते हैं, ये है रेयर और एक है ये है डेंस। ठीक है ना, अभी प्रकाश किरण इस तरह से गई है,
ठीक है? ये होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण, ठीक है? अब जब प्रकाश किरण डेंस रेयर से डेंस में आएगी, ये आई, रेयर से डेंस में आई तो अभिलंब की तरफ झुक गई है ये, ठीक है? इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जब रेयर से डेंस में आए, इसे बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये कोई किरण आई, यहाँ से वापस लौट गई, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपने रंगों में बट जाना, इस तरह से, ये बोलता है परिक्षेप, इसे बोलते हैं हम परिक्षेप, प्रकाश का इसके अलावा कौन सी घटना होती है? विवर्तन। विवर्तन मतलब होता है प्रकाश का, मान लीजिए ये है कोई अवरोधक है, ठीक है? प्रकाश आया और अवरोधक से टकराकर मुड़ गया, ये अवरोधक है ना? अपवर्तन नहीं है हुआ, अवरोधक अवरोधक से मुड़ गया आकर, बिल्कुल जैसे दीवाल का कोना होता है, वहां से दीवाल की जो कोर होती है, वहां से प्रकाश टकराया, ब्लेड आपने देखी होगी, तो ब्लेड से प्रकाश का विवर्तन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं विवर्तन, मुड़ जाना, अवरोध से टकराकर मुड़ जाना, उसे बोलते हैं विवर्तन। एक घटना आपने पढ़ी होगी, व्यतिकरण, ठीक है ना? व्यतिकरण में क्या होती है? दो किरण होनी चाहिए, कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि कम से कम दो किरण हो, कम से कम दो प्रकाश किरण हो, दो प्रकाश किरण हो। अब इन प्रकाश किरण की जो आवृत्ति है, आवृत्ति समान होनी चाहिए, तभी होगा व्यतिकरण, और इसकी वजह से जो कलर होता है, जैसे आप देखते हो ऑयल पर रंग दिखने लगते हैं, आपने देखा होगा बुलबुले पर रंग दिखने लगते हैं, वो सब व्यतिकरण के कारण ही होता है, ठीक है ना? आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आपने एक दर्पण फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो कि था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला आप याद रखना, हो सकता है पूछ लें, बाकी देखते हैं, रेडियो ऑपरेटर क्योंकि एसआई की लेवल की जॉब है, तो पूछ भी सकते हैं आपसे। दर्पण फॉर्मूले में ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है एक अवतल दर्पण, ठीक है ना? ये बनाया अवतल दर्पण, ये होता है इसका फोकस, और ये है वक्रता। अब और ये है इनफाइनाइट बिंदु, मान लीजिए कि वस्तु फिफ्थ फर्स्ट कंडीशन में रखी रखी है, मतलब इनफाइनाइट पर रखी हुई है, यहाँ से एक किरण गई और इसने फोकस से होकर निकल गई। अब इसने वस्तु का प्रतिबिंब बनाया फोकस पर बिंदु आकार का, ठीक है ना? ये था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये है इमेज, ठीक है? अब जो ऑब्जेक्ट की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र, इसे बोलते हैं ओ, मतलब ये है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना? तो प्रकाशिक केंद्र से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम भी से डिनोट करेंगे, और ये है एफ, ये फोकस दूरी है, ठीक है? इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए इस केस में जो यहाँ पर इमेज बनी है, तो प्रकाशिक केंद्र से इमेज की बीच की दूरी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ये चीजें होती हैं। अगर इस केस में देखा जाए तो एफ यू के बराबर ही है, क्योंकि अनंत से जब कोई वस्तु आएगी, अनंत से जब किरणें आती हैं तो वो फोकस पर मुड़ जाती हैं। देखिए मैं इसका आपको बना देता हूँ एक डायग्राम, ये रहा, यहाँ पर एफ लिखिए, यहाँ पर सी, और ये है अनंत। अब देखिए कंडीशन देखिए, अगर वस्तु यहाँ रखी हो, पहली कंडीशन, दूसरी वक्रता केंद्र और अनंत, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस, पांचवी होती है फोकस पर, छठवीं होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, और सातवीं होती है ये वाली कंडीशन, ठीक है? आपको शुरू की पांच पढ़नी है मेनली। अब देखिए इमेज की अगर हम बात करें, ये है ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रकाशिक केंद्र जो मुख्य अक्ष होती है उसके ऊपर रखा हुआ होना चाहिए, और दाईं तरफ बाईं तरफ से किरणें आनी चाहिए, ठीक है ना? तो इमेज किस तरह से बनेगी? जो पहली इमेज है वो बनेगी फोकस पर, दूसरी इमेज यहाँ, तीसरी इमेज वक्रता पर, चौथी वक्रता और फोकस के बीच में, पांचवी बनेगी अनंत पर, और छठवीं छठवीं इमेज बनेगी इस तरफ। जब आप यहाँ पर वस्तु को रखोगे ना, यहाँ पर, तो किरणें आपस में मिलती नहीं है, ये गई किरण, ठीक है? और ये आपस में मिलेगी नहीं, इस तरह से निकल जाएगी, समांतर गई, इधर से निकल गई, ये एक और किरण जाएगी, वो भी इस तरह से निकल जाएगी। तो आप क्या करोगे, इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे इस तरह से, तो ये पीछे काटेंगी तो ये यहाँ पर बनेगा सीधा प्रतिबिंब। सीधा मतलब आभासी, आभासी। तो ये जो पांच कंडीशन होती हैं दर्पण में, ये पांच कंडीशन देती हैं रियल प्रतिबिंब, देती हैं रियल और उल्टा, लेकिन ये वाली जो दो कंडीशन होती है छठवीं और सातवीं, ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब देती है। अगर हम इन दोनों कंडीशन की बात करें फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ पर स्मॉल बनता है प्रतिबिंब। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है ना? अगर हम फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन की बात करते हैं तो बड़ा बनता है।
ठीक है? ये आपको याद रखना है। आभासी में आपने देख ही लिया, इसलिए। और अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पर फ़ोकस, यहाँ पर सी, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा तथा बराबर। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है, छोटा तथा बराबर बनेगा। ठीक है? इस तरह से, ओके? ये आपको याद रखनी है। इसमें केवल एक ही कंडीशन, जब आप यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ कहीं भी रखोगे, फ़ोकस के दाईं ओर कहीं भी रखो आप, बाईं ओर, तो इसका प्रतिबिंब फ़ोकस पर ही बने सॉरी दूसरी तरफ बनता है फ़ोकस पर और आभासी बनता है, ठीक है? इसलिए। आगे हम देखते हैं लेंस। लेंस भी 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक ये वाला और एक ये वाला लेंस। 2 टाइप के होते हैं, F1 होता है, यहाँ पर C1 होता है, यहाँ पर F2 होता है और ये होता है C2। सेम कंडीशन उत्तल लेंस में होती है, ये होता है F1, ये होता है C1, ये होता है F2, ये होता है C2, मैंने आपको बताया था। और दर्पण फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/f इज़ इक्वल टू 1/v, माइनस हो जाएगा यहाँ अपॉन, ये माइनस 1/u, ये होता है दर्पण फ़ॉर्मूला। इस चीज़ सॉरी, ये होता है लेंस फ़ॉर्मूला। दर्पण फ़ॉर्मूले में यहाँ प्लस था, लेंस में यहाँ माइनस है और कंडीशन पूरी वही होती है, अनंत। ठीक है ना? कंडीशन सब कुछ वही होती है, बस आपको याद रखना है जो जो प्रतिबिंब दर्पण में बन रहे थे, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते थे, वो सब कंडीशन बनेगी उत्तल लेंस में। ठीक है ना? आपको याद रखनी है। उत्तल लेंस में उस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे और जो उत्तल दर्पण में बन रहे थे प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में जो कंडीशंस आपको मिल रही थी, वही कंडीशन आपको मिलेंगी अवतल लेंस में। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर रखे हुए थे, सब कुछ वैसा ही है। ओके? बस ये दूसरी तरफ बनता है। जैसे आपने अनंत पर रखा तो दूसरी तरफ फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा ऐसा बनेगा, तीसरा, चौथा और ये भी अनंत है तो 5वां, फिर 6वां और 7वां इस तरह से। तो ये इधर पे ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आप रखोगे और ये बनते हैं इमेजेस। ठीक है ना? इस तरह से होती हैं चीजें। ठीक है? लाइट में और एक और चीज हमने पढ़ी थी, लाइट के वेग से संबंधित। वेग कितना होता है लाइट का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना? यहाँ पर मैंने आपको एक अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अपवर्तनांक का मतलब ये है, अगर कोई किरण किसी माध्यम में होके जा रही है तो उस किरण का जो प्रकाश का वेग होता है, अपवर्तनांक का अनुपात में हो जाएगा। मतलब कि अगर प्रकाश का वेग इतना है, कांच में जा रही है तो 1.5 से डिवाइड हो जाएगा ग्लास के लिए। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 1.3 हो जाएगा। अगर हम एयर की बात करते हैं, एयर में तो 1 ही रहता है, इस तरह से होता है 1.0001, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डायमंड की बात करते हो, डायमंड डायमंड भी 2 टाइप के होते हैं, मेनली अगर आप देखो तो डायमंड में 2 हो जाएगा, इस तरह से होता है। और अगर आप वैक्यूम की बात करते हो, वैक्यूम, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? इतना हो जाता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ठीक है? अपवर्तनांक होता है साइन आई, आई अपॉन साइन आर, ये होता है अपवर्तनांक। अब यहाँ पर आई और आर क्या है? आई होता है इंसिडेंट एंगल और आर होता है अपवर्तन। देखिए, ये है, ठीक है? ये होता है अविलंब। यहाँ से कोई किरण आई और अंदर की तरफ चली गई, तो ये वाला जो एंगल है, आपतन कोण, इसे हम बोलेंगे आई। और जो बड़ा है, और जो बड़ा एंगल है, उसे हम बोलेंगे, जो अपवर्तन कोण है, उसे हम बोलते हैं आर। ठीक है ना? तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है? ये आपको याद रखना है अपवर्तन। अगर आपको दे दिया जाए कि कोई प्रकाश किरण है जो कांच में जा रही है, अपवर्तन आपतन कोण इतना है, अपवर्तन कोण इतना है, तो आप उसका म्यू निकाल सकते हो। ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। क्रांतिक कोण को हम सी से डिनोट करते हैं, कोण सी। ठीक है? इतना आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन थे जो इन पर बेस्ड थे, जो मैंने आपको बताया था कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि कान में देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। एंडोस्कोपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्कोपी के बारे में मैंने आपको बताया था किस सिद्धांत पर काम करती है। तो बाकी चीजें आपके क्वेश्चंस में कवर हो चुकी हैं। ओके? इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में,
जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आपको लगे कि मैंने कोई आंसर गलत बताया और आपके अनुसार कुछ और होना चाहिए आंसर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच।